हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो चैप्टर का नाम है ओलिगोपोली एंड जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्टैकलबर्ग्स डुओपोली मॉडल। स्टैकलबर्ग ने ओलिगोपोली के अंडर मॉडल दिया था, एक कुर्नॉट की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि ओलिगोपोली के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर सारे लिंक्स आप नहीं देख पाएँ तो ये समझ लीजिएगा कि उसमें काम चल रहा है, और जैसे जैसे मैं नए नए मॉडल्स अपलोड करूँगा वैसे वैसे आपको लिंक्स ऐड ऑन होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मॉडल किसने दिया था? स्टैकलबर्ग ने। उनका पूरा नाम हेनरिक वॉन स्टैकलबर्ग। अ जर्मन इकोनॉमिस्ट हैज डेवलप्ड अ डुओपोली मॉडल व्हिच इन एसेंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ कुर्नॉट्स डुओपोली मॉडल। बेसिकली ये एक्सटेंशन है कुर्नॉट मॉडल की। कुर्नॉट के ऊपर काफियों ने एक्सटेंशन करा करा के अपने अपने मॉडल निकाले हुए हैं, आपको पता ही है। ठीक है, और स्टैकलबर्ग जो है उन्होंने क्या किया यार, यहाँ मैंने स्टैकलबर्ग के स्पेलिंग गलत लिख दी है, रुको 2 मिनट। स्टैकलबर्ग स्पीड में हो जाता है कभी कभी वो। यार ये वीडियो मैंने मैच देखते देखते बनाई थी तो मैच देखते देखते एक तरफ तो ध्यान मैच में था, तो इस वजह से। ठीक है, तो स्टैकलबर्ग एज्यूम्स, वो क्या एज्यूम करते हैं, दैट इन अ डुओपोलिस्टिक मार्केट बोथ द फर्म्स आर नॉट इक्वली नाइव। वो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कुर्नॉट एज्यूम करते थे कि दोनों की दोनों कंपनियां अपनी पुरानी एक्सपीरियंस या पुरानी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे नहीं सीखती। नाइव बिहेवियर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता एक का नाइव बिहेवियर ना हो दूसरे का हो। ठीक है, वन ऑफ द टू डुओपोलिस्ट्स मे बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट हिज कॉम्पिटिटर ऑपरेट्स ऑन द मार्केट in the market on Cournot's assumption। कोई भी एक जो डुओपोलिस्ट है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि जो उसका कॉम्पिटिटर है वो कुर्नॉट की assumption पे चल रहा है, मगर वो खुद नाइव बिहेवियर नहीं करेगा। दूसरे को नाइव मान लेगा मगर खुद नाइव बिहेवियर नहीं करेगा। मतलब ये कहना चाहता है कि दोनों में से एक कंपनी चालाक हो सकती है। समझ गए बात? दिस डुओपोलिस्ट may be regarded as the sufficiently sophisticated firm which recognizes the fact that the other firms act on Cournot assumption। तो वो इस टाइप की चालाक कंपनी को कहता है जो अपनी पुरानी जो है एक्टिविटीज उससे सीखती है। तो उसको इसने एक नाम दिया सोफिस्टिकेटेड फर्म, मतलब चालाक फर्म जो अपनी पुरानी जो है, जो पुरानी जो इनकी प्राइस एंड आउटपुट्स रही हैं, जो पुरानी एक्टिविटीज़ रही हैं उससे सीखती है। समझ गई बात? तो वो वाली फर्म को इसने सोफिस्टिकेटेड फर्म कहा गया है। ठीक है, इट मैनेजेस टू डिटरमिन द रिएक्शन कर्व ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड इनकॉर्पोरेट्स इट इन इट्स प्रॉफिट फंक्शन। तो वो दूसरी कंपनी की रिएक्शन कर्व को देख के अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करती है। समझिए बात? मतलब कोई भी फर्म है वो दूसरी जो फर्म है उसकी रिएक्शन कर्व के हिसाब से काम करेगी कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। डायग्राम को फुल एक्सप्लेन भी किया हुआ है। This allows the sophisticated firm to act like a monopolist and maximize its profit। तो जो sophisticated firm होगी वो monopolist की तरह act करके अपने profit को बढ़ा सकती है। ठीक है, अब मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये आइसो प्रॉफिट कर्व जो है फर्म ए के ये 3 आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं। ठीक है, और फर्म बी की भी ये 3 आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं, और ये रिएक्शन कर्व है ए की और ये रिएक्शन कर्व है फर्म बी की। जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है दोनों रिएक्शन कर्व की वो तो कुर्नॉट इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब ये फर्म क्या, मतलब ये मॉडल क्या कहना चाहता है स्टैकलबर्ग, वो डिस्कस करेंगे। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इन द गिवन फिगर आइसो प्रॉफिट कर्व्स एंड रिएक्शन कर्व्स ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी आर शोन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिंस ई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिएक्शन कर्व्स ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी, इट रिप्रेजेंट्स अ कुर्नॉट इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया कि जो ये वाला पॉइंट है ये तो कुर्नॉट इक्विलिब्रियम है। समझ के बात? क्योंकि दोनों की दोनों रिएक्शन कर्व्स यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं। अब जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे आपको डायग्राम में समझाता जाऊंगा। नीचे हमने फर्म एज आउटपुट दी है और यहाँ फर्म बीज आउटपुट दिया है। नाउ वी एज्यूम दैट फर्म ए फर्म जो ए है हम ये एज्यूम करते हैं कि जो फर्म ए है वो सोफिस्टिकेटेड ओलिगोपोलिस्ट है, एंड द राइवल फर्म बी ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन रिएक्शन कर्व। जो फर्म बी है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो चालाक नहीं है, वो अपनी रिएक्शन कर्व के हिसाब से काम करेगी, और फर्म ए चालाक है। दिस परमिट्स फर्म ए टू चूज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट एफ। तो वो क्या करेगी, वो अपना जो आइसो प्रॉफिट कर्व है PA2, ठीक है, वो उस हिसाब से टेंजेंट बना देगी। टेंजेंट बनाना मतलब किसके ध्यान से? बी के रिएक्शन कर्व के हिसाब से अपना प्रॉफिट निकालेगी। तो जो ए का जो PA2 आइसो प्रॉफिट कर्व है वो टेंजेंट है ना किस पे?
बी की रिएक्शन कर्व पे पॉइंट एफ पे, तो वो टेंजेंट बना देगी और वो ये देखेगी कि बी के प्रॉफिट के, बी के जो रिएक्शन कर्व है उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट निकालने की सोचेगी। तो इस लेवल पे कितना माल बनता है, ए जो है वो ओ ए लेवल ऑफ आउटपुट बना रहा है और जो बी है वो ओ बी वन लेवल ऑफ आउटपुट बना रहा है। तो इस पॉइंट के सामने तो मैंने ये लिखा हुआ है दैट इज ओ ए वन आउटपुट विच लाइज ऑन इट्स आइसोप्रॉफिट कर्व पी ए टू फॉर फर्म ए दिस इज द मैक्सिमम अटेनेबल प्रॉफिट। जो फर्म ए है उसका ये मैक्सिमम अटेनेबल प्रॉफिट है। समझ के बात। On the basis of this reaction curve, B responds to the decision of firm A by producing OB1, which obviously keeps it at a low profits. ठीक है, तो इसी के सामने अगर देखें तो B के रिएक्शन, जो B है वो रिएक्शन कैसे करेगा, B जो है वो OB1 बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जो OB1 है इस लेवल पे उसका जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। ठीक है, in this case the sophisticated oligopolists become the leader while the rival who acts on the Cournot assumption becomes the follower। तो A लीडर बन जाएगा और जो दूसरे वाला है वो फॉलोअर बन जाएगा। अब उल्टा चलते हैं, in case of B, in case of firm B, in case the firm B is sophisticated oligopolist and firm A the naive competitor, तो इस केस में क्या होगा, firm B will produce the profit maximizing output presented by point G। अब जी, ये जो जी पॉइंट है, अगर बी चालाक फर्म है तो बी क्या करेगी, बी ए की रिएक्शन कर्व के हिसाब से बनाएगी। तो बी का जो सेकंड वाली आइसो प्रॉफिट कर्व है, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है पी बी टू से, ये किस पे टेंजेंट है, ये जो ए की जो रिएक्शन कर्व है ग्रीन कलर में इस पे टेंजेंट है। तो ये जो पॉइंट जी है ना, ये हमें टेंजेंसी का पॉइंट बताता है और ये बताता है कि इस पॉइंट पे जो बी है वो काफ़ी क्लेवर है, सोफिस्टिकेटेड फर्म है और वो माल बना रही है OB2 जो कि ज़्यादा है पहले से, और इसके सामने ए कितना माल बना रहा है, इसके सामने माल ए बना रहा है सिर्फ थोड़ा सा OA2। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जो बी फर्म है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा वो प्रॉफिट अटेन नहीं कर सकती और इसके रिएक्शन में ए को जो माल बनाना पड़ा है वो बहुत कम है OA2, तो ए के जो प्रॉफिट्स हैं वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो चालाक फर्म है तो वो दूसरी को तो नीचे मतलब हराएगी ना, तो दूसरे के प्रॉफिट गिरा देगी। तो उसी को एक्सप्लेन किया है। In other words, firm B's output will be OB2 level or at OB2 level, and firm A will respond to this situation by producing OA2 where the latest profit will be low। वही बात जो मैंने आपको बताई ऊपर। ठीक है, in the above figure the point F shows the Stackelberg's equilibrium with A as a sophisticated oligopolist and firm B as a naive rival। तो अब जो 2-3 लाइनें लिखनी है, पेज भी तो बढ़ाने हैं ना लिखने में, आपको पता है लिखना भी तो पड़ता है ना पेपर में। तो फिर से एक बार वो कर दिया मैंने और लिख दिया कि भाई ये जो फर्म ए है उसका, जब फर्म ए जब सोफिस्टिकेटेड है उसका इक्विलिब्रियम एफ होगा और जब फर्म बी जो सोफिस्टिकेटेड है उसका इक्विलिब्रियम जी होगा। तो पैराग्राफ चेंज करके ये थोड़ा बताया हुआ है कि व्हेन फर्म बी इज सोफिस्टिकेटेड ओलिगोपोलिस्ट एंड फर्म ए जो है वो नाइव फॉलोअर है, तो उसका वो जो इक्विलिब्रियम होगा स्टैकलबर्ग का वो जी पॉइंट पे होगा। स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो अ नैश इक्विलिब्रियम। इसको नैश इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अपने इक्विलिब्रियम को और दोनों के दोनों फर्म्स ये मानती हैं जो भी उन्होंने किया है वो बेस्ट है। ठीक है, इन केस ऑफ स्टैकलबर्ग्स इक्विलिब्रियम द सोफिस्टिकेटेड ओलिगोपोलिस्ट्स प्रॉफिट इज हायर एज कंपेयर्ड विद द कोर्नॉट इक्विलिब्रियम। अगर इनके मॉडल को देखें तो कोर्नॉट मॉडल के इक्विलिब्रियम से जो दोनों कंपनीज को प्रॉफिट होता था उससे जो सोफिस्टिकेटेड फर्म है वो ज़्यादा पैसा कमा पा रही है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है। वाइल दैट ऑफ द नेवी राइवल इज लोअर even that what could have been obtained in the Cournot model। तो स्टैकलबर्ग मॉडल सिंपल वर्ड्स में कहता है कि जो सोफिस्टिकेटेड फर्म है वो कोर्नॉट मॉडल से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी और जो नाइव फॉलोअर है वो उतना प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहा है जितना कोर्नॉट मॉडल में जो लोएस्ट फर्म कमाती थी। मतलब दोनों केसेस में प्रॉफिट भी हाई है और लॉस तो नहीं, मतलब प्रॉफिट भी लो है जो फॉलोअर है। In Stackelberg's model, if one firm is sophisticated आना था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ one firm is sophisticated, ठीक है, या sophisticate ऐसे लिख देते हैं, sophisticate। देखते हैं इंग्लिश बनी कि नहीं। In Stackelberg's model, if one firm is sophisticated, यहाँ लिख देना था, while the other acts on the naive on Cournot assumption there will be a stable equilibrium। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये वीडियो मैंने मैच देखते देखते बनाई है तो हल्का फुल्का सा इधर हो सकता है क्योंकि छक्के छुक्के बहुत पड़ रहे थे, T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान उधर भी चला जाता है। However, if both the firms attempt
to act as sophisticated leaders and try to maximize their profits, unstable situation will emerge. अगर एक सोफिस्टिकेटेड है और दूसरा सोफिस्टिकेटेड नहीं है तो इक्विलिब्रियम है स्टैकलबर्ग के मॉडल में। अगर दोनों के दोनों ही अपने आप को सोफिस्टिकेटेड बनने लगे, दोनों के दोनों ही चालाक बनने लगे, तो इस केस में डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, इस केस में इक्विलिब्रियम नहीं होगा स्टैकलबर्ग के मॉडल के अंदर। दिस मार्केट सिचुएशन इज नोन एज स्टैकलबर्ग्स डिसइक्विलिब्रियम। इट समटाइम्स लीड टू प्राइस वॉर विच मे कंटिन्यू अंटिल वन ऑफ द फर्म सरेंडर्स एंड एग्रीज टू बिकम द फॉलोअर। ये प्राइस वॉर चलने लग जाती हैं और ये तब तक चलती हैं जब तक दूसरी फर्म थक हार के ये नहीं कहती कि भाई मैं फॉलोअर बनने को तैयार हूँ। ऑल्टरनेटिवली बोथ द फर्म्स कैन एंटर इनटू कोल्यूजन एंड अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। एक ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों कोल्यूजन में आ जाएं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, मगर ये तो नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मॉडल है ना, तो वो कोल्यूशन नहीं करती। स्टैकलबर्ग्स मॉडल हैज द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस। कौन कौन सी दो इम्प्लीकेशंस हैं? इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट नाइव बिहेवियर डज नॉट हेल्प। ये कहते हैं कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में जो नाइव बिहेवियर है कि आप अपनी पुराने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखते, ये हेल्प नहीं करता। अगर आप नहीं सीखते तो आपके प्रॉफिट्स डाउन ही जाएंगे। इफ इन सच अ मार्केट ईच फर्म इग्नोर्स अदर्स, अ प्राइस वॉर विल स्टार्ट विच विल लीड टू द लोअर प्रॉफिट्स टू ऑल द competing firms in the market। अगर प्राइस वॉर स्टार्ट होगी तो दोनों की दोनों कंपनी को प्रॉफिट कम होगा। द राइवल फर्म्स मस्ट रिकॉग्नाइज इंटरडिपेंडेंस एंड शुड केयर फॉर द राइवल्स प्रॉफिट्स एंड राइवल्स रिएक्शन। तो जो मतलब कंपीटिंग फर्म्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कंपनीज में आपस में इंटरडिपेंडेंस है और राइवल फर्म्स की रिएक्शन ये रहेगी। दिस स्ट्रेटजी विल अनेबल each one of the firm in oligopolistic market to achieve a higher level of profit for itself। तो अगर वो आपस में इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तभी वो एक दूसरे का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोनों का प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब वो इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी मैंने फ़िलहाल कोई और मॉडल बनाया नहीं है, शायद 1-2 दिन में लिख लूँ, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, लिखना होता है, फिर रिकॉर्ड करना होता है। तो जैसे जैसे मैं मॉडल्स ऐड करता मतलब बनाता रहूँगा, आपको हर एक मॉडल की प्लेलिस्ट में जो लिंक्स हैं वो ऐड होते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।